क्या आप जानते हैं कि अगर 1 किलो रुई और 1 किलो सोना, इट मीन्स दोनों एक साथ अगर गिराएंगे तो जमीन पे सबसे पहले कौन सा जाएगा? यही आज हमारा टॉपिक है। हमारे टॉपिक का नाम है ग्रेविटी। ग्रेविटी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर इस आप वीडियो को देखते हैं तो बेसिक से एक सिमिलर मॉडरेट तक का हम चीजें समझेंगे कि ग्रेविटी में क्या क्या चीजें होती है। उससे पहले जिस मोबाइल को आप पकड़ के ये चीजें देख रहे हैं, अगर मैं ये बोलूं कि ये मोबाइल और आप एक दूसरे की तरफ खींचे चले आ रहे हैं, वेट, लेकिन ये जो खींच रहा है आप दोनों को, इसी सुपर पावर का नाम है ग्रेविटी। ठीक है, अब ग्रेविटी में हम समझते हैं कि अगर खींच रहा है तो फोन आपके पास क्यों नहीं आ रहा है, आप फोन के पास और ज्यादा क्यों नहीं अटैच हो रहे हैं। अर्थ और हम, अगर मैं ये बोलूं कि अर्थ आपको अपने साइड खींच रहा है और आप अर्थ से चिपक गए हैं, कोई भी चीज अगर इस दुनिया में, अगर मैं इस चीज को छोड़ूं तो ये अपने आप अर्थ के पास चला जाएगा। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि दोनों के पास अपनी ग्रेविटी है। मतलब ग्रेविटी किसका ज्यादा होगा ये कैसे पता चलेगा? ग्रेविटी अगर किसी का ज्यादा है या कम है ये डिपेंड करता है उसके मास पे। मतलब हमें ग्रेविटी से पहले ये समझना होगा व्हाट इज एग्जैक्टली मास एंड व्हाट इज द वेट। क्या आप जानते हैं, आप मार्केट में जो सब्जी लेने जाते हैं और आप उसको अगर बोलते हैं कि 1 केजी आलू दीजिए, आप पूरी तरीके से गलत हैं। आपको बोलना चाहिए 1 न्यूटन या फिर 2 न्यूटन मुझे आप आलू दीजिए। बट ये हमारे डेली बेसिस के लैंग्वेज में आ गया है, इसी चीज को हम क्लैरिफाई करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मास से। मास हमारा जो होता है वो लाइफ में कभी भी चेंज नहीं होता है, चाहे वो अर्थ में हो, चाहे स्पेस में हो, चाहे मून में हो, चाहे वो किसी भी धरती के किसी भी जगह पे हो, मास हमेशा सेम होगा। इट मीन्स मास का यूनिट होता है केजी और वेट का यूनिट होता है न्यूटन। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वेट? इज अ W इज इक्वल टू mg। मतलब वेट इज इक्वल टू क्या होता है? मास इंटू ग्रेविटी। यहां पे जो दिख रहा है आपको, मास इंटू ग्रेविटी। मास मतलब जो कभी चेंज नहीं होता है, एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसा मैटर जिसका अगर मान लो एग्जांपल, अगर ये मास हमारा 1 kg है तो ये हर जगह 1 kg ही होगा। लेकिन जो हम आज तक समझते आए हैं कि केजी की यूनिट, हमने वेट का यूनिट हमने केजी कर दिया है, ये पूरी तरीके से गलत है। हमारे पास न्यूटन मतलब होता है वेट, न्यूटन वेट का यूनिट होता है न्यूटन। हमें हमेशा ये बोलना चाहिए कि 1 न्यूटन आलू दीजिए, 2 न्यूटन आलू दीजिए, लेकिन हम बोलते हैं 1 केजी आलू दीजिए, ये गलत है। मास का यूनिट केजी होता है और वेट का यूनिट आपका न्यूटन होता है। इस चीज को समझते हैं। W इज इक्वल टू mg। m मतलब मास आपका, जो भी जितना भी उस बॉडी का मास है, उस सब्जेक्ट का मास है, उस ऑब्जेक्ट का मास है वो, और जिस जगह पे आप हैं उस जगह का ग्रेविटी। अगर आप मून में हैं तो उसकी ग्रेविटी अलग है, आप अर्थ पे हैं तो उसकी ग्रेविटी अलग है, आप किसी और जगह पे स्पेस में किसी और प्लैनेट पे हैं तो हर एक की ग्रेविटी अलग है। तो मास हमारा कभी चेंज नहीं होता है। मास जो हमारा है उसके साथ ग्रेविटी का इंटू हो जाता है एज कंपेयर टू जिस प्लैनेट पे है। जैसे हम अर्थ का एग्जांपल लें तो अगर मेरा मास, मैं मान लेता हूं मेरा मास अगर 4 है तो उसमें 10 का इंटू हो जाएगा। हम 9.8 को 10 लेके चलते तो हमारा 4 से इंटू होके 40 हो जाएगा। तो मैं 40 न्यूटन का हूं, मैं 40 केजी का नहीं हूं, मैं 40 न्यूटन का हूं, क्योंकि मास का यूनिट केजी होता है। और आपको आज तक जो बोला गया है ये पूरी तरीके से गलत है। इसको क्लैरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चों के पास नॉलेज इस चीज का थोड़ा बैरियर है, जो बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, जो इसको पूरा क्लैरिफिकेशन नहीं मिला है बच्चों को, वो मैं आपको समझा रहा हूं कि आज तक आप जिस चीज को केजी में मानते थे वो पूरी तरीके से गलत है। हम मास कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, और अर्थ में कोई भी चीज मास में नहीं खरीद सकते हो आप, क्योंकि मास के साथ ग्रेविटी इंटू होगा। अब वो अपने आप उस यूनिट, मतलब वेट का यूनिट होता है न्यूटन, तो वो न्यूटन में कन्वर्ट हो गया। इस तरीके से हम क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं व्हाट इज वेट एंड व्हाट इज मास। मास जो कभी चेंज नहीं होगा, हो सकता है वो 4 केजी हो सकता है वो 5 केजी हो, डिपेंड करता है, हर एक का मास अलग अलग है। तो इट मीन्स आपका मोबाइल और आप एक दूसरे को खींच रहे हो, जिसका पावर का नाम है ग्रेविटी, लेकिन वो एक दूसरे के पास नहीं आ रहा है। वो आप अपने हाथ से चाहो तो मोबाइल को पास ला सकते हो, लेकिन मोबाइल आपको दूर लेके नहीं जा सकता है। क्यों? क्योंकि जिसका जितना ज्यादा मास होगा
वो उतना ज्यादा उसकी ग्रेविटी पावर उस पर वर्क करेगी। जितना जिसका कम मास होता है उसकी ग्रेविटी उतनी कम होती है, जिसका मास जितना ज्यादा होता है उसकी ग्रेविटी उतनी ज्यादा होती है। इसीलिए सन का राउंड हम ले रहे हैं, सन हमारा राउंड नहीं ले रहा है, क्योंकि सन की ग्रेविटी ज्यादा है क्योंकि उसका मास ज्यादा है, और अर्थ सन का राउंड करता है। इट मीन्स कि अर्थ की ग्रेविटी कम है एज कंपेयर टू सन। इस तरीके से हम समझते हैं कि कौन किसके साइड खींच सकता है, ग्रेविटी पावर किस पे वर्क करता है। वाई अर्थ, अर्थ हर चीज को, हवा में जो भी चीज है उसको क्यों खींच लेता है अपने साइड, क्योंकि उसकी वो अपने आप में बहुत बड़ा मास है, उसका बहुत बड़ा एरिया है, उसकी ग्रेविटी ज्यादा है, इसीलिए वो सबको अपने साइड खींच लेता है। आइए अब हम समझते हैं ग्रेविटी के। सो व्हाट इज ग्रेविटी? ग्रेविटी, जैसे ग्रेविटी के डेफिनेशन को समझने से पहले एक चीज समझते हैं। अगर हम कोई फुटबॉल हवा में उसको ऊपर फेंके तो वो अर्थ के साइड नीचे थोड़ी देर बाद खींचा चला आएगा। इसको कौन सी पावर खींच रही है? उसी पावर का नाम ग्रेविटी है, जिसको हम 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में नापते हैं, मेजर करते हैं, और जो उसको खींच रहा है इसी का नाम ग्रेविटी है। इट मीन्स डेफिनेशन ऑफ द ग्रेविटी इन विच द टू ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर, दैट इज एग्जैक्टली ग्रेविटी, जिसका नाम हमने दिया है ग्रेविटी। अब ये पहली बार 16th सेंचुरीज में, ठीक है, 1600 एडी में सर आइजैक न्यूटन ने एक स्टोरी है कि एप्पल गिर रहा है, और उसको देख के उन्होंने सोचा कि एप्पल ही नीचे ही क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं जाता है। तो उन्होंने इस थ्योरी को निकाला, और थ्योरी निकालने के बाद उन्होंने दोनों के बीच में होने वाले फोर्स को ग्रेविटी कहा है, लेकिन कौन किस पे कितना फोर्स लगा रहा है इसको निकालने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया। उसी को हम आज के डेट में बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो न्यूटन का ग्रेविटेशनल जो फोर्स का फॉर्मूला उन्होंने निकाला था, F इज इक्वल टू, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, F इज इक्वल टू G। मैं सब बताऊंगा इसमें G क्या है, M क्या है, M1 M2 क्या है। तो F इज इक्वल टू G इंटू ब्रैकेट में आपका आ गया है M इंटू M1 इंटू M2 अपॉन R। अब मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करता हूं। इसमें F जो है वो फोर्स दिखा रहा है, दोनों के बीच में जो सबसे बड़ा मास है उसको कितनी तेजी से खींच रहा है, इसको हम बोलते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। वो निकालने के लिए हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। जी मैं थोड़ी देर बाद एक एग्जांपल से समझाता हूं। M1 और M2 क्या है, इसमें जो इंटू हुआ है, जिस बॉडी पे ये फोर्स लग रहा है और जो बॉडी खींच रहा है, एक बड़ा हो सकता है, एक छोटा हो सकता है, ठीक है, और वो कितने डिस्टेंस में है। तो M1 का मास और M2 का मास और दोनों के बीच में होने वाला जो दूरी है, जो डिस्टेंस है, ये चीज इस फॉर्मूला में अगर रखेंगे तो एग्जैक्टली आपके दोनों के बीच में कौन कितनी तेजी से खींच रहा है, उस फोर्स का, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का हमें आंसर मिल जाएगा। अब यहां पे जो G है, G समझने से पहले एक चीज देखते हैं। कोई भी चीज अगर हमें निकालनी है तो हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए। अगर कहीं पे एक छोटा बॉल है और एक बड़ा बॉल है, दोनों को एक डिस्टेंस में हम रखे हैं, मतलब ये कोई ना कोई किसी भी जगह पे इसको ले जाओ तो इसके बीच में एक कांस्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, जिसके लिए हमें एक वैल्यू की जरूरत थी। लेकिन वो वैल्यू इतना ज्यादा छोटा होना चाहिए कि उसके होने या ना होने से फर्क कम पड़े, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई ना कोई एक वैल्यू है जो सब जगह सेम है। किसी भी चले जाओ आपको, इसीलिए उसको कैपिटल जी को हमने बोला यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, तो आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये इसका यूनिट है, और इस कांस्टेंट वैल्यू को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब ये हम यूज करते हैं, जैसे हमें अर्थ और मून के बीच में होने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को अगर जानना है तो मून का मास, अर्थ का मास और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को रख देंगे, तो इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स का अटैच, जो एक्चुअल में जो अर्थ मून के ऊपर फोर्स लगाता है, उस फोर्स के बारे में हमें पता चल जाएगा। अब एक चीज समझते हैं, मैंने शुरू में कहा था जिसका जितना बड़ा मास होगा, जो बॉडी जितनी बड़ी होगी, उसका ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ज्यादा होगा, और जिस बॉडी का मास जितना कम होगा, जितना अपने आप में वो छोटा होगा, उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स उतनी ज्यादा कम होगी।
इसके बाद हम आइंस्टाइन के ग्रेविटेशनल थ्योरी को देखने वाले हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि उन्होंने क्या ग्रेविटेशन पे क्या थ्योरी दिया है। उससे पहले जो मैंने शुरू में कहा था कि हम एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, अगर 1 केजी रुई और 1 केजी गोल्ड दोनों एक साथ अगर नीचे डाउनफॉल में छोड़ें सेम डिस्टेंस से, तो सबसे पहले नीचे कौन सी चीज जाएगी? दोनों के दोनों सेम टाइम पे अर्थ को टच करेंगे, बट कंडीशन इज व्हाट, एयर का कोई भी वहां पे एयर वहां पे नहीं होना चाहिए। फ्री फॉल मतलब क्या होता है? जब कोई एयर पार्टिकल किसी चीज को अर्थ जब उसको खींच रहा है तो कोई भी एयर पार्टिकल का फोर्स ना लगे, इसी चीज का नाम है फ्री फॉल ग्रेविटेशनल फोर्स। जो फ्री फॉल बॉडी है, अगर कोई बॉडी नीचे गिर रही है और उसको कोई भी फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, एयर उसको कोई भी रोक नहीं रहा है, तो इसको हम बोलते हैं फ्री फॉल कंडीशन। ठीक है, अगर कोई एयर उसको रोक रहा है तो वो फ्री फॉल कंडीशन में नहीं आएगा। अगर मैं मान लूं 1 मिनट के लिए कि इस अर्थ में एयर नहीं है और 1 केजी रुई और 1 केजी गोल्ड अगर मैं छोड़ूं, तो दोनों के दोनों एक टाइम पे अर्थ को टच करेंगे, क्योंकि फ्री फॉल कंडीशन में किसी भी ऑब्जेक्ट में सेम आपका फोर्स लगता है, उस 9.8 मीटर पर सेकेंड बोलते हैं, और इसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और सीखने वाले हैं और अच्छी वीडियोस लाएंगे। जो भी इसमें आपको डाउट है कमेंट करिए, शेयर करिए और इसमें मुझे सुझाव दीजिए कि मैं आगे और किस टाइप की वीडियोस बनाऊं जो आपको पसंद आए। ठीक है, थैंक यू सो मच, प्लीज सब्सक्राइब इट।